हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीडर एकेडमी जैन पे वेलकम है। देखिए दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, संघ की न्यायपालिका, राज्य की न्यायपालिका, इसके बारे में आज डील करेंगे। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि न्यायपालिका होता क्या है और इसको किस तरह से कार्य करता है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका की बात करें तो हम बात करते हैं न्यायपालिका की जो संघ में है, जो केंद्र में है। पूरी तरह से कहें तो कहेंगे कि जो न्यायपालिका एक ही है और वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट। वो कौन है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि आप कह सकते हो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यानी इसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। हिंदी में कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ अनुच्छेद उठाए हैं जो परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। इसके बारे में इससे क्वेश्चन आते हैं और इसे यह वीडियो देखने के बाद यदि जाते हैं और आपको याद होता है, इससे बार परीक्षा में जाने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम बात करना है कि जो है, जैसे कि हमें बात क्या करना है, किस किस अनुच्छेद को डील करना है। देखिए आप लिखते हैं ताकि समय कम, इनकी समय की बचत। जो हम क्या करते हैं वीडियो बनाने में जो लिखते हैं उसको जो समय की बचत हो जाए और आपको समझाने में बहुत ही हम जो है कि सक्षम हो, इसलिए क्या करते हैं दोस्तों, ताकि कम समय में हम बहुत ज्यादा बातें समझा सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमें पढ़ना है 124, 126, 127, 129, 130, 131 और 137, 143 और 32। ये इस अनुच्छेद को हमें डील करना है। इसके बाद देखेंगे राज्य की न्यायपालिका। तो सबसे पहले हम बात कर ले तो जो संघीय न्यायपालिका है, यानी कि जो है पूरी तरह से कहे तो एकीकृत है, यानी कि संघ में केवल एक न्यायपालिका है। सबसे पहले देखिए, और ये कहाँ स्थित है, बात किया जाए कहाँ स्थित है तो कह देंगे यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, दिल्ली। चलिए भी समझिए। तो समझते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बात होगी स्थापना की। यानी कि अनुच्छेद किस पूछा जाए, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी, गठन किया जाएगा। कहेंगे अनुच्छेद 124 के तहत। यानी अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन की बात की गई। किसकी बात की गई है दोस्तों, तो हम कहेंगे एससी यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के तहत एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उसका गठन किया जाएगा, तो कहेंगे अनुच्छेद 124। 124। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। उसके बाद क्या होगा, अनुच्छेद 126 की बात करते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। देखिए दोस्तों, हमें समझना है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। चलिए समझते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या है। इसको इरेज कर लेते हैं और बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है और एक ही सुप्रीम कोर्ट है, एक ही सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जब क्या होता है, समझते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जब मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होता है। देखिए दोस्तों, जब मुख्य न्यायाधीश का पद, जब मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होता है, रिक्त होता है, तो उस समय एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। पूछा जाए किस अनुच्छेद में कहा गया, तो कहेंगे 126 के तहत। यानी किस अनुच्छेद के तहत यदि मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो, रिक्त हो और उसे क्या किया जा सकता है, उसे काम करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट है और कार्य करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक मुख्य न्यायाधीश चाहिए। और उसके लिए जो है कि हम क्या करेंगे, जो खाली होगा पद उसको हम क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 126 के तहत। कार्यकारी न्यायाधीश समझिए दोस्तों। लेकिन जब क्या हो, मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो और उस समय क्या हो, जो नियुक्त किया जाएगा उसे हम कहें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ताकि काम भी चलता है। आगे बढ़ते हैं और यही बताते चले दोस्तों, इस समय
मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की संख्या टोटल कितनी हो गई है? 34। कितनी हो गई दोस्तों? 34। 34 का मतलब यह है एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। पूछा जाए कि जब प्रारंभ में कितने न्यायाधीशों की संख्या थी, तो कहेंगे 8। क्या कहेंगे दोस्तों? 8। यानी हम कहेंगे 8 थी, यानी उसमें से 1 + 7 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। ये दोस्तों यानी कि प्रारंभ की बात किया जाए तो समझिए प्रारंभ में जो मुख्य न्यायाधीश से कितने थे? 8 थे। इसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। और जैसे जैसे क्या हो गया, कार्यभार बढ़ता गया, उसी तरह से क्या किया गया, यह संशोधन करते गए और संशोधन करके हमने क्या कर दिया, यानी कि संख्या बढ़ गई। कितनी हो गई? 34। एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जो मुख्य न्यायाधीश है या न्यायाधीशों की संख्या है, देखिए मुख्य न्यायाधीश एक ही होगा तो बढ़ेंगे कौन? अन्य न्यायाधीश। क्वेश्चन उठता है कि बताइए कि यह शक्ति जो न्यायाधीशों की संख्या जो बढ़ रही है, यह बढ़ने की शक्ति किसके पास है? तो कहेंगे दोस्तों यह सब जो पास है संसद के पास। संसद के पास यानी संसद क्या कर सकती है? उसे महसूस हो, आवश्यकता लगे कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट में जो है कि संख्या कम लग रही है, यानी कार्यभार ज्यादा है, तो ऐसे शक्ति दी गई है, तो क्या कर सकती है? न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। और मुख्य न्यायाधीश केवल एक ही होता है। तो हम समझिए दोस्तों कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते तदर्थ न्यायाधीश। देखिए पूरी तरह से ऐसे ही है, अंतर है कि मुख्य न्यायाधीश से ये न्यायाधीश है। चलिए इसे समझते हैं। तो हम कार्यकारी न्यायाधीश समझ गए कि जो एक जब न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होगा तो उसकी पूर्ति के लिए क्या किया जाएगा? कोई अन्य न्यायाधीश को रखा जाएगा, उसे हम कहेंगे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश की बात करते हैं। ऐसे न्यायाधीश, देखिए तदर्थ न्यायाधीश का दोस्त समझते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का सत्र चालू हो या शुरू होने वाला हो और उस समय न्यायाधीशों की कमी हो जाती है, उसकी गणपूर्ति नहीं हो जाती है, उसका कोरम नहीं पूरा होता है, तो उस समय मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह पर, राष्ट्रपति से अनुमति लेकर क्या कर सकता है? मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 127। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? 127। तदर्थ न्यायाधीश समझ में आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि वे न्यायाधीश जब सत्र चालू हो सुप्रीम कोर्ट का, उसका गणपूर्ति यानी कि जब उसका कंप्लीट न्यायाधीश ना हो, उस समय जो न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है वह तदर्थ न्यायाधीश होंगे। इनकी योग्यता देखिए दोस्तों, इनकी भी योग्यता सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश की योग्यता होती है, उन्हीं की योग्यता में क्या किया जाता है? इनको नियुक्त किया जाता है। चलिए भी हम समझ गए। अभिलेख न्यायाधीश, देखिए इसको एक रिव्यू मिल जाएगा। हमने पढ़ लिया 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना गठन के बारे में जान गए। इसके बाद देखिए 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में जान गए। इसके बाद 127 तदर्थ न्यायाधीश के बारे में जान गए। और आगे चलते हैं दोस्तों 129 अनुच्छेद 129 क्या कहता है? अनुच्छेद 129 की बात करते हैं तो यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो एससी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वह अभिलेख न्यायालय। अब अभिलेख न्यायालय समझते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल एक आइडिया मिल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किस तरह से कार्य करते हैं। अभिलेख न्यायालय जैसे देखिए दोस्तों, तक मान लिया जाए कि कोई केस हो, केस की सुनवाई हो रही हो, और जब केस की सुनवाई हो रही हो उसको लिखित रूप में, देखिए दोस्तों, उसको लिखित रूप में जो बात कही जाए, जो उस समय सुनवाई हुई उसको लिखित रूप में रख लिया जाए, एक अभिलेख के रूप में रख लिया जाए। उसके बाद उसकी कभी जरूरत पड़े फिर सुनवाई करना हो, तो इस प्रकार के न्यायालय को बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। इसके बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। इसका मतलब जो भी सुनवाई होगा बिल्कुल क्या होगा, उस लिखित रूप में होगा, ताकि यदि कोई फिर केस को रीओपन किया जाए और फिर देखा जाए तो उसे हम कहते हैं अभिलेख न्यायालय। क्लियर हो दोस्तों? यानी कि हम कह सकते हैं इसकी जो सुनवाई होती है लिखित रूप में होती है।
जो सुनवाई होती है किस रूप में होती है दोस्तों, लिखित रूप में होती है, उसे कहते हैं अभिलेख न्यायालय। पूछे किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है, तो कहेंगे 129 के तहत, 124, 126, 127, 129, 4 अनुच्छेद देख लिए दोस्तों। उसको समझ भी रहे हैं कि ये क्या है। आगे चलते हैं तो बात करते हैं 130 की, यानी 130 क्या कहता है, तो कहता है सुप्रीम कोर्ट का स्थान। बात किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट, हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है दोस्तों, नई दिल्ली में स्थित है, और सुनवाई कहाँ होगा, नई दिल्ली में। लेकिन एक बात और है, यह अनुच्छेद हमें कहता क्या है, समझते हैं। देखिए ये अनुच्छेद यह कहता है 129 के तहत कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट तो सामान्य रूप से दिल्ली में सुनवाई कर सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के अनुमोदन पर, किसके अनुमोदन पर दोस्तों, राष्ट्रपति के अनुमोदन पर जो सुनवाई है, जो दिल्ली में हो रही है उसको क्या किया जा सकता है, उसे दूसरे स्थान पर किया जा सकता है विशेष परिस्थिति में। अब तक सिर्फ 2 बार क्या हुआ, सुनवाई की गई, जो दूसरे स्थानों पर की गई, दिल्ली में नहीं किया गया है, कुछ विशेष स्थानों पर किया गया है। वो कौन स्थान है, तो हम जान जाएंगे। वो 2 ही स्थान है, एक तो हैदराबाद है, क्या दोस्तों, हैदराबाद, और इसके बाद बात कर लेते हैं हैदराबाद, और इसके बाद है श्रीनगर, क्या दोस्तों, श्रीनगर। यानी कि 2 स्थानों पर हुआ अब तक, हैदराबाद, श्रीनगर। यानी कि जो दिल्ली में सुनवाई होती है वह जो है कि और राष्ट्रपति के अनुमोदन पर दूसरे स्थानों पर हो सकता है। यानी कि अभी तक 2 बार हो गया, हैदराबाद, श्रीनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि 130 कहता है सुप्रीम कोर्ट का स्थान। 131 की बात करते हैं तो 131 क्या कहता है, अनुच्छेद 131 क्या कहता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसको समझते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वे अधिकार होते हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुने जाते हैं। कोई केस हो, कोई मामला हो, और वह ऐसे अधिकार जो सीधे सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, अन्य कोर्ट में नहीं हो सकती है, तो उसे हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। समझ गए दोस्तों, यानी कि ऐसे केस, ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाए जा सकते हैं, सुनवाई हो सकती है, उसे हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। किस अनुच्छेद में है, तो कहेंगे 131 के तहत। चलिए, इसे तो बार बार ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी है अनुच्छेद सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन, इसको भी बार बार मैं बता चुका हूं, हर वीडियो में जब भी अनुच्छेद की बात होती है इसको बताता हूं। चलिए 137 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यायिक पुनर्विलोकन। यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन, सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून पर, किसी भी विधि पर रिव्यू कर सकता है, और रिव्यू करने के बाद यदि उसे लगता है कि संविधान के विरुद्ध है, संविधान के समरूप नहीं है, तो उसे क्या, उस विधि को, उस कानून को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है, निरस्त कर सकता है। तो क्या होगी, यही दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन है, या इसे बोलते हैं न्यायिक पुनर्अवलोकन। अब बात करते हैं 143 की या 143 की। तो 143 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, सभी इंपॉर्टेंट है। तो चलते, ये भी क्या है, इसको डील कर लेते हैं। यानी कि लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, दोनों बात हो सकती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से जो राष्ट्रपति जी हैं, सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले में उन्हें परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो सलाह परामर्श की बात होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के किससे लेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, चाहे किस अनुच्छेद में, 143 अनुच्छेद। सबसे इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 32। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 32 क्या है, अनुच्छेद 32 है रीट जारी करने की शक्ति। रीट जारी करने की शक्ति, नहीं पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। रीट समझे दोस्तों, तो रीट क्या है, यह मौलिक अधिकार के संबंध में जारी किया जा सकता है, और रीट जारी करने की शक्ति किसको है, सुप्रीम कोर्ट को है और हाई कोर्ट को है। आपको 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं, 5 प्रकार के रीट है।
लेकिन दोस्तों 5 प्रकार के जब आपको मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे उसके बारे में हम बताएंगे, बहुत अच्छी तरह बताएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिट जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत है, तो कहेंगे 32 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों, 32 के तहत। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां तक तो हम समझ लिए, क्या क्या समझ लिए, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 137, 143, 132 इस अनुच्छेद को देख लिए, जो सुप्रीम कोर्ट से परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। चलिए दोस्तों इसके बारे में तो समझ गए। अब बढ़ते हैं राज्य की न्यायपालिका। संघ की तो हम समझ लिए, राज्य के बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो राज्य में है, राज्य की न्यायपालिका पूछा जाए कि बताइए कितने हाई कोर्ट है। राज्य की न्यायपालिका का मतलब है हाई कोर्ट, यानी एससी की बात करते हैं कि एचसी हाई कोर्ट। अब तक कितने, यानी पूरी तरह से भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, तो कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, 25 है। कितने हैं, 25। इसके पहले 24 थे, लेकिन फिर क्या हुआ, एक बढ़ गया, कितने हो गए, 25 हो गए। यानी कि हम बात कर लिए, पूछा जाए, कोई पूछ दे कि बताइए कितने हाई कोर्ट है, तो कहेंगे हम 25 है। चलिए इनके अनुच्छेद को डील करते हैं। यानी कि राज्यों में, ये राज्यों के लिए है, और यहां से हमें समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट मिल गया कि पूरे भारत के लिए सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट होगा, लेकिन अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट होगा। और एक राज्य के लिए जो हाई कोर्ट होगा, ये मत नहीं हो, अच्छा एक बात और समझिए, ये मत समझिए कि जो एक ही राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा। एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। चलिए समझते हैं, हमें क्या करना है, अनुच्छेद को रीड करना है। चलिए देखते हैं हमें क्या डील करना, सबसे पहले याद कर लीजिए, 214, 215, 216, 223, 224, 226, इसके बारे में हमें डील करना है। चलिए तो पढ़ते हैं आगे। आपको याद हो रहा होगा, बहुत ही अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं आपके, तो हमें यही यकीन करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। चलिए देखते हैं, अब बात करते हैं 214। जैसे क्या है कि 124 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, सुप्रीम कोर्ट होगा, उसी तरह से 214 में कहा कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। राज्यों के लिए क्या होगा दोस्तों, उच्च न्यायालय। और राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है, तो कहेंगे 214। राज्यों में हाई कोर्ट होता है और संघ में सुप्रीम कोर्ट होता है, जो सुप्रीम कोर्ट एक है। अब बात करें 215 अभिलेख न्यायालय। ध्यान समझिएगा, इसके पहले बताया है कि 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। और पूछा जाए कि हाई कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है, तो 215। और आपको बता चुके हैं कि अभिलेख न्यायालय वे न्यायालय होते हैं जिनकी सुनवाई बिल्कुल लिखित रूप में होती है और साक्ष्य के रूप में, सबूत के रूप में भविष्य के लिए रखे जाते हैं, ताकि इस पर फिर से सुनवाई करना हो तो बहुत ही आसानी हो। अब इसके बाद बात करते हैं गठन। 216 क्या कहता है दोस्तों, 216 कहता है गठन। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या 24 में यह स्थापना गठन की बात हो गई है, लेकिन 214 में कहता है कि राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा, और 215 कहता है कि अभिलेख न्यायालय होगा, जो हम बता चुके हैं, और 216 कहता है कि गठन किया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की गठन 124 के तहत, तो हाई कोर्ट का गठन 216 के तहत। हम समझ लिए दोस्तों गठन की बात, यानी कि समझ लिए क्या, 214 समझ लिए, फिर उसके बाद समझ लिए 215, उसके बाद 216। आगे बात करते हैं 223। 223 क्या कहता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, ना समझिएगा, यहां पर हम बात किए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ना समझिएगा। तो 26, क्योंकि इसको एक साथ इसलिए लिए हैं क्योंकि यह मिलता जुलता है, और जब इसको समझ जाएंगे, इसको समझ जाए, दोनों आपको, और यदि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कोई क्वेश्चन आते हैं आप बिल्कुल करके आएंगे, क्योंकि इससे बाहर जाने वाले नहीं। अनुच्छेद की बात करें, देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आ रहा भी रहा होगा। अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्या होता है दोस्तों, समझते हैं।
इसमें भी वही बात है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के जैसे बताया कि जब क्या मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो। पद खाली का मतलब देखिए, पद खाली का मतलब क्या हो? पद खाली का मतलब यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट की बात के, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी भी कारण से वह सुप्रीम कोर्ट में उपस्थिति उसकी न हो, उसी तरह से किसी भी कारण से जो मुख्य न्यायाधीश हो उसकी सुप्रीम कोर्ट में उपस्थिति न हो, किसी कारण से वह आने के लिए योग्य न हो, तो वहां पर उससे कार्य करने के लिए हाई कोर्ट में एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत? 223 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 223 के तहत। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी, जो जब मुख्य न्यायाधीश का पद खाली अर्थात उसकी जो वह जो आने के की समर्थ न हो, आने में समर्थ न हो, तो 126 के तहत, ये 126 के तहत, 223 के तहत आप याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा? 214 नहीं 224, क्योंकि 214 हम पढ़ चुके हैं। 224 क्या कहता है? अपर न्यायाधीश की नियुक्ति। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति यानी कि अपर न्यायाधीश की नियुक्ति, देखिए होता है कि अपर न्यायाधीश समझते हैं। देखिए अपर न्यायाधीश वे न्यायाधीश होते हैं जब राष्ट्रपति जी को लगता है कि हाई कोर्ट में कार्यभार ज्यादा हो गया है, और कार्य करने के लिए और न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तो उसके लिए राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। यानी अन्य न्यायाधीश कौन होंगे? अपर न्यायाधीश होंगे। यानी कि इस दृष्टि में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। समझते हैं एक बात? अपर न्यायाधीश यहां समझिए, जो अपर न्यायाधीश है, ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, दिमाग लगाइएगा। अपर न्यायाधीश केवल हाई कोर्ट में नियुक्त किए जाते हैं, हाई कोर्ट में। और तदर्थ न्यायाधीश, यहां समझिए, तदर्थ न्यायाधीश केवल सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जाते हैं। अब क्या बातें समझ में आई? पूछे गए कि बताइए कैसे, कौन से ऐसे न्यायाधीश हैं जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नियुक्त किए जाते हैं? तो बताएंगे कि जो तदर्थ न्यायाधीश हैं केवल सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 127 के तहत। और जो अपर न्यायाधीश हैं की नियुक्ति की जाती है 224 के तहत, 224 के तहत। क्लियर हो दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 226, इसका इसके साथ है, देख लिए। इसके बाद 226 है। 226 क्या कहता है दोस्तों? रिट जारी करने की शक्ति। याद रखना है दो बातें, ये अनुच्छेद 32 है और ये 226 है। इसके पहले बताया है कि रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को है, हाई कोर्ट को है। अब बताइए किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसके पहले बात की, जो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने से किस संदर्भ में है? तो मौलिक अधिकार के संबंध में है। मौलिक अधिकार के संबंध में दोस्तों उसकी वीडियो बनाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर समझिए, रिट जारी करने की शक्ति मौलिक अधिकार के संबंध में है अनुच्छेद 32 के तहत। और रिट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत है? 226 के तहत। चलिए इसके बाद समझ लिए, यानी कि आप देख लिए कि 124, 126, 127, 129, 130, 131, 137, 143, और 143 और 32। यानी कि हम समझ लिए 203, 214, 215, 216, 223, 224 और 226। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और यदि एक बार नहीं समझ में आता है तो आप एक बार और देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही पावरफुल है। यदि सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से यदि अनुच्छेदों से क्वेश्चन आते हैं तो आप बिल्कुल 100% में 100% करके आएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि ऐसे भी पढ़ा जा सकता है उनको मालूम। चलिए दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, नमस्ते, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।